दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर बेल्जियम में सख्त इक़दाम किए गए हैं। मंकी पॉक्स के अलामात पाए जाने पर 21 दिनों का क्वारंटीन लाजमी करार दिया गया है। बेल्जियम मंकी पॉक्स से मुतालिक गाइडलाइंस भी जारी करने वाला पहला मुल्क है। मंकी पॉक्स यूरोप में तेजी से फैल रहा है। बर्तानिया में अभी तक मंकी पॉक्स के 20 मामले दर्ज किए गए हैं। चेचक के खानदान से ताल्लुक रखने वाला मंकी पॉक्स एक नायाब वायरल इन्फेक्शन है जो इंसान से दूसरे शख्स में फैल सकता है। पिछले हफ्ते बर्तानिया, पुर्तगाल, इटली, अमेरिका, सूडान और कनाडा सभी ममालिक में इन्फेक्शन की खबर मौसूल हुई है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने पहले केस की तस्दीक की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अंदाजा है कि हर साल तकरीबन 1 दर्जन अफ्रीकी ममालिक में हजारों की तादाद में मंकी पॉक्स के इन्फेक्शन होते रहते हैं। हिंदुस्तान में भी मंकी पॉक्स से मुकाबले की तैयारी जारी है। मुंबई में बीएमसी ने जारी रहनुमा खतूत जारी किए हैं। एयरपोर्ट पर बैरून से ममालिक से आने वालों की जांच की जा रही है। मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में खुसूसी वार्ड बनाया गया है। मुश्तबा मामलों के नमूनों की जांच पुणे में होगी। हिंदुस्तान की कोविड-19 जेनोमिक सीक्वेंसिंग INSA-CoG ने हैदराबाद में ओमिक्रॉन की किस्म BA.5 के एक मामले मिलने की तस्दीक कर दी है। 80 साल फर्द में इस नई किस्म के अलामात पाए गए हैं। खास बात यह है कि मुतासरा शख्स ने किसी भी बैरूनी ममालिक का दौरा नहीं किया है और कोविड के टीके भी लगवा चुके हैं। INSA-CoG के मुताबिक मुतासरा शख्स में वायरस के मामूली अलामात पाए गए हैं। कंसोर्टियम ने तमिलनाडु में भी BA.5 का एक केस पाए जाने की तस्दीक की है। टोक्यो में वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंतहाई मसरूफ है। मुलाकातों का दौरा है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ मुख्तलिफ मंचों पर मीटिंग भी हो रही है। इसी सिलसिले में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम का इजलास भी हुआ जिसे मजीद मौसर और फाल बनाने के पहलुओं पर तबादुले ख्याल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में फोरम को शुमालियाती और लचकदार बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने मजीद कहा है कि रुकनी ममालिक के बेंच बाहमी एतमाद होना चाहिए। इसके साथ वक्त की पाबंदी और शफाफियत भी फोरम की मौसर बनाने में अहमियत का हामिल होगा। भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। एक्सेलेंसी, भारत एक इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में जिला बारामूला के गोशबक पटन इलाके में हुए एक सरपंच के कत्ल के मामले को पुलिस ने हल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। एसएसपी बारामूला ने इस हवाले से न्यूज़ 18 से बातचीत की। आइए सुनते हैं।
कि 15 अप्रैल को जिस तरीके से गोजपट्टन में सरपंच पर हमला किया गया मिलिटेंटों ने और उनको हलाक कर दिया गया, और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्स की पहल रही है उनको ढूंढ निकालने में, और आज उन्हें कामयाबी मिली है और 3 मिलिटेंटों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद है बारामूला के एसएसपी। सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे गई थी और वहाँ पे सर्च ऑपरेशंस वगैरह भी चलाए थे, बट वहाँ पे हमको कुछ उसके बाद टेक्निकल लीड्स और ह्यूमन जिसको हम कहते हैं वो मिले थे, और उसकी बेसिस पे हमने जो है एक बहुत ही जिसको हम कहेंगे इंट्रिकेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। इसमें हमने बहुत सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया। उसके बाद कुछ हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पहुंची थी, उसको हमने यूज़ किया, और उसकी बिना पे हमने ये 3 जो हाइब्रिड टेररिस्ट हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आए, इनको हमने पकड़ लिया। और इसके बाद जो इनका पूरा नेटवर्क था और कैसे ये काम करते थे और कैसे इनको इंस्ट्रक्शंस आई थी, कितनी पहले इन्होंने प्लानिंग शुरू की थी कि लास्ट ईयर जब पल्हालन ग्रेनेड अटैक हुआ था उस मॉड्यूल के साथ ही कैसे मुंसलिक थे, वहाँ से इनको क्या इंस्ट्रक्शंस मिली, कैसे इनको वेपन्स और ये एमुनिशन वगैरह मिला, और उसकी बेसिस पे कैसे फिर इन्होंने ये पूरा प्लान किया। और ये समझने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि जो हमने भी रियलाइज़ किया है कि इसमें जो मेन डायरेक्टर्स होते हैं इस पूरी फिल्म के, वो कहीं और बैठते हैं और अपने आप को सेफ समझते हैं, और जो एक्टर्स हैं वो बिल्कुल यंग इम्प्रेशनेबल लोग होते हैं जो बिल्कुल छोटे होते हैं, और उनसे कार्रवाइयाँ कराई जाती हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, हमारी तरफ से हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम ऐसे लोगों को कैस्टिगेट ना करें, उनको रिलेगेट ना करें, बल्कि उनको किसी न किसी तरीके से कानून के दायरे के अंदर वापस लेके आएँ और उन पर कानूनी कार्रवाई हो। जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी के मामले पर बिहार की सियासत गरमा रही है। वजीर आला नीतीश कुमार ने इस हवाले से बड़ा बयान दिया। उन्होंने जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी के मामले पर कुल जमाती मीटिंग बुलाने का इशारा दिया है। नीतीश कुमार का कहना है कि इस ताल्लुक से कुछ पार्टियों से बातचीत हुई है, जबकि कुछ जमातों के जवाब का इंतजार है। नीतीश कुमार ने मजीद कहा कि सभी जमातों के ख्यालात जानने के लिए मीटिंग बुलाई जाने की। कुल जमाती मीटिंग के नताइज पर तजवीज़ रियासती काबिना में पेश की जाएगी, जबकि बीजेपी का कहना है कि वो इस मामले पर अपनी बात मीटिंग में रखेंगे। और सभी दल के लोगों के साथ चर्चा हो रही है, तो उसकी मीटिंग हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार मीटिंग हो जाएगा, तब मीटिंग हो जाने के बाद सबकी राय हो जाएगी कि कैसे और खूब अच्छे ढंग से किया जाए जातीय जनगणना। तो उसके लिए सबकी राय ले करके और फिर उसके बारे में सरकार अंतिम रूप से निर्णय ले करके, और सरकार में भी हम लोगों ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, लेकिन सबकी राय हो जाएगी और मिल करके तब कैबिनेट में प्रस्ताव जाएगा। यही है। और जब एक बार हो जाने के बाद फिर इस पर काम शुरू किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने जात पर मबनी मर्दमशुमारी से मुतालिक नीतीश कुमार की कुल जमाती मीटिंग में शिरकत का इशारा दिया। बीजेपी लीडर नितिन नवीन के मुताबिक मीटिंग में बीजेपी अपनी राय पेश करेगी। अभी हमारे वरिष्ठ नेताओं को गया होगा, और जो भी सर्वदलीय बैठक होगी तो पार्टी का जो अपना स्टैंड होगा, विषय होगा, रखा जाएगा। बीजेपी का क्या स्टैंड है? अब वो समय आने पर निश्चित रूप से जब बैठक होगी तो उस बैठक के दरमियान सारे विषय रखे जाएंगे पार्टी की तरफ से। उर्दू के चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। उर्दू कौमी यकजहती की जबान है। कर्नाटक के भेदर के तालुका चड़गोपा में बोधनी एजुकेशनल सोसाइटी के सदर प्रभु शेट्टी ने इस बात को साबित करके दिखाया है। उर्दू जबान से उल्फत के चलते प्रभु शेट्टी कन्नड़ जबान के साथ साथ उर्दू तालीमी इदारा भी शुरू किया। उर्दू का जो पौधा प्रभु शेट्टी ने लगाया था, अब वो फलदार दरख्त बन गया है। इस इदारे के दहम जमात के तलबा व तलबात ने बेहतरीन नंबरात हासिल करते हुए इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। इदारे की जानिब से एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया और इम्तियाजी नंबरात हासिल करने वाले तलबा व तालिबात को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर इनाम याफ्ता तलबा व तालिबात और असातिज़ा ने उर्दू स्कूल को गंगा जमनी तहजीब का गहवारा करार दिया।
मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज दिल्ली में आज़मीन हज की मदद के लिए सऊदी अरब जाने वाले अफसरान, डॉक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, स्क्वाड के 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। तकरीबन 357 स्टाफ आज़मीन की मदद के लिए सऊदी अरब जाएंगे। हज 2022 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आज़मीन हज की पहली परवाज 5 जून को रवाना होगी। खुशी की बात यह है कि तकरीबन 79,237 आज़मीन हज पर जाने वाले हैं। आज़मीन हज की मदद के लिए इस बार 357 अफराद का बड़ा दस्ता सऊदी अरब जाएगा, जिसमें कोऑर्डिनेटर, पैरामेडिकल, डॉक्टर स्टाफ और दीगर शामिल हैं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और कहा कि हज के लिए हिंदुस्तान का कोटा इस्लामी ममालिक से ज्यादा है। हज यात्रा 2022 सफल हो और इसके लिए जो है वो डिपुटेशन पर तमाम जो लोग हैं वो जा रहे हैं और जैसा बताया गया कि 6 तारीख से आने वाले 6 जून से हज 6 और 7 जून से जो है वो पहली फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। लोगों की सेहत और सलामती, हेल्थ और हाइजीन को हमने प्राथमिकता दी है और उसको ध्यान में रख करके हम मजबूती के साथ हज यात्री सुरक्षित और सफल तरीके से हज यात्रा कर सकें। आज़मीन हज की मदद के लिए साथ जाने वाले 357 अफराद में 49 ख्वातीन को शामिल किया गया है, जबकि इस बार बगैर महरम के 2000 ख्वातीन हज पर जा रही हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज सब्सिडी एक धोखा है, जिसे मोदी हुकूमत और उनकी वजारत ने खत्म कर दिया है। कि बिना सब्सिडी के जो हज हो रहा है वो बिना सब्सिडी का हज होने के बावजूद भी किसी तरह से महंगा नहीं हो पाया है। इससे एक बात बहुत साफ है कि सब्सिडी के बल पर सियासी छल का काम बहुत दशकों तक चलता रहा और सब्सिडी के बल पर जो सियासी छल हो रहा था उसको हमने ईमानदारी के साथ ध्वस्त किया है और पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ हज यात्रियों को की हज यात्रा सफल हो, सुलभ हो, सस्ती हो, इसके लिए मजबूती के साथ काम हुआ है। आज़मीन की मदद के लिए जाने वाले अफराद को 2 दिन में सेहत, सिक्योरिटी, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट जैसे मसाइल पर मालूमात और तरबियत दी जाएगी। इन लोगों को हज के साथ साथ आज़मीन की मदद करने का भी मौका मिला है। दिल्ली से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह के जरिए बच्चों के लिए घर घर से खिलौना जमा करने के लिए हाथ ठेला लेकर निकालने के ऐलान पर सियासत शुरू हो गई है। वजीर आला शिवराज सिंह अवाम की फलाह के काम में सरकार के साथ जहां अवाम का ताउन लाजमी समझते हैं, वहीं कांग्रेस ने शिवराज सिंह के ऐलान को मजाकिया खेज बताते हुए इसे तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस का इल्जाम है कि जो सरकार करोड़ों रुपया अपनी आसाइश पर खर्च करती है, इसके पास आंगनबाड़ी के बच्चों के खेलने के लिए रकम नहीं है। बच्चों के लिए खिलौना जमा करने के लिए वजीर आला 24 मई को भोपाल की सड़कों पर हाथ ठेला लेकर निकलेंगे। मैं भोपाल में निकलने वाला हूं बच्चों के लिए खिलौने इकट्ठा करने, हाथ ठेला लेके आंगनबाड़ी के लिए। ये मेरा एक मिशन है लोगों को जोड़ने का कि हमारे बच्चे कुपोषित क्यों रहे। अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अकेले की ड्यूटी थोड़ी कि कुपोषण से मुक्त कर दें। समाज में अवेयरनेस आना चाहिए। मैंने अपने क्षेत्र में आह्वान किया किसानों से कि फसल आई है, आंगनबाड़ी में कुछ गेहूं दे दो या जो और फसल है। कई जगह लोगों ने भर दी आंगनबाड़ियाँ, किसी ने 50 किलो, किसी ने 25 किलो, कोई कमी नहीं रही, इतना पोषण आहार आ गया। सरकार और पोषण आहार वो एक पक्ष है, लेकिन जन भागीदारी जुटाना और लोगों के मन में ये तड़प पैदा करना कि हमारे बच्चे कुपोषित नहीं रहेंगे, वो दूसरा पक्ष है। और आंगनबाड़ी में जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कई बार खिलौने की ज़रूरत है। बड़ी शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 15 वर्ष से मुख्यमंत्री है, जिनकी 17 वर्ष से सरकार है, खुद को जो बच्चों का मामा कहलाते हैं, भांजे भांजियों के लिए खिलौने एकत्रित करने जनता से सड़कों पर ठेला लेके निकलेंगे।
ये वही सरकार है जो 125 करोड़ का प्लेन खरीदने की तैयारी में, ये वही सरकार है जिनकी पार्टी का 500 करोड़ का अच्छा बना हुआ कार्यालय तोड़कर हाईटेक बनाने की तैयारी है, जो 100 करोड़ के इवेंट आयोजन करती है, जिसने प्रदेश के खजाने को रोज इवेंट आयोजन पे लुटाती है। 100 करोड़ के प्रचार प्रसार के आयोजन रोज इनके सामने आते हैं। प्रदेश जिनकी सरकार में 3 लाख करोड़ के कर्ज में दलदल में जा चुका है, 51,000 रुपए का कर्ज प्रति व्यक्ति हो चुका है। रोज प्रदेश के खजाने को प्रचार प्रसार, महिमा मंडल, इवेंट आयोजन में लुटाया जा सकता है। इस सरकार के पास बच्चों के खिलौने के पैसे नहीं है, आंगनबाड़ी में बच्चों को खिलौने देने के लिए पैसे नहीं है। यह सरकार 17 वर्षों बाद उन बच्चों की सुध लेती है जो चौराहे पर भीख मांगते हैं। लेकिन प्रदेश का मुखिया जहाँ करोड़ों रुपए का बजट हो, जहाँ रोज बजट को लुटाया जाता है प्रचार प्रसार पे, वो यदि जनता से मांगता है इस तरह के खिलौने, तो बेहद शर्म की बात है। तो नाजरीन, ज्ञानवापी मस्जिद मामले के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बनारस जिला अदालत में थोड़ी देर में होगी समाअत। फरीकीन के वकला कोर्ट रूम में मौजूद, कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बनारस जिला अदालत में थोड़ी देर में होगी समाअत। फरीकीन के वकला कोर्ट रूम में मौजूद, कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त। तो बड़ी खबर, बनारस जिला अदालत में थोड़ी ही देर में ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से समाअत होगी। फरीकीन के वकला कोर्ट रूम में मौजूद हैं और कोर्ट के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद मामले के ताल्लुक से। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तमाम कॉलेजों और इदारों के तमाम तलबा व तलबात के लिए अयोध्या पर मबनी एक किताब को खरीदना लाजमी करार दिया है। वाइस चांसलर संगीता शुक्ला ने इस ज़िम्न में एक सर्कुलर भी जारी किया है। किताब का नाम अयोध्या संस्कृत विरासत है। वाइस चांसलर के इस सर्कुलर की समाजवादी पार्टी की तलबा तंजीम और NSUI ने सख्ती से मुखालफत करते हुए सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। तलबा तंजीमों के मुताबिक वाइस चांसलर एक आईनी ओहदे पर फाइज होते हुए एक मजहबी किताब की तशहीर कर रही है जो गलत है। जुल्म और अनारकी के इस माहौल में मुल्क से हुब्ल वतनी का तकाजा ये है कि बरादानी वतन के सामने दीन इस्लाम को पेश किया जाए। इसी में मुल्क और कौम की सलामती का इम्कान है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ मुफक्किर इस्लाम और साइंसदान डॉक्टर जावेद मुकर्रम ने किया है। वो औरंगाबाद के डॉक्टर रफीक जिक्रिया कैंप्स में ईद मिलन प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। इस प्रोग्राम में सियासी लीडरों समेत आला अफसरान और तमाम मज़ाहिब के लीडरों ने शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट। जमात इस्लामी हिंद ने ईद मिलन प्रोग्राम के तहत दिलों को जोड़ने की तहरीक शुरू की है। इस मुहिम के तहत औरंगाबाद के डॉक्टर रफीक ज़करिया कैंपस में ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में रियासती वजीर अब्दुल सत्तार, रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता के अलावा तमाम मज़ाहिब के लीडरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर जावेद मुकर्रम ने हालात हाजरा पर तबसरा करते हुए तलकीन की कि मुल्क को बचाने के लिए इस्लाम का अमली नमूना पेश करना होगा। MP इम्तियाज जलील ने ईद मिलन प्रोग्राम की अपने अंदाज में सताइश कुछ यूं की। हर तरफ अनारकी, हर तरफ जुल्म। इससे अगर आपको अपने इस देश को बचाना, तो इस देश के वासियों के सामने हमको इस्लाम को रखना। इस्लाम एक परफेक्ट सॉल्यूशन, इसको रखना न सिर्फ तकरीरें करना है, बल्कि इसके मुताबिक चलती फिरती अपनी अमली जिंदगी को पेश करना। आज कहीं ना कहीं ये जो दरारें और दीवारें पैदा की जा रही है, क्यों की जा रही है, कैसे की जा रही है, हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तो ऐसे जब प्रोग्राम्स होते हैं तो यकीनन ये प्रोग्राम
सिर्फ शीर खुरमे का प्रोग्राम नहीं होता है कि यहाँ पर आए और हमने शीर खुरमा पिए और चले गए। ये दिलों को जोड़ने का प्रोग्राम होता है, ये दिलों को आपस में करीब लाने का प्रोग्राम होता है, और ऐसे प्रोग्राम्स की आज बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। जमाते इस्लामी हिंद के ईद मिलन प्रोग्राम में तमाम मज़ाहिब के लीडरों ने तो शिरकत की, साथ ही जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में सरगर्म अमल, फलाही, समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदे भी कसीर तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर मेहमानों को खास तौर पर कुरान करीम के मराठी नुस्खे तोहफे में पेश किए गए और मुताले की दरख्वास्त की गई। मुकर्रीन ने आपसी भाईचारे को वक्त का अहम तकाजा करार दिया। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सीख, ईसाई हम सब भाई भाई हा संदेश देणारा हा कार्यक्रम आहे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को, हा संदेश देणारा हा कार्यक्रम आहे। शिवाजी महाराज आणि त्यांचं जे कार्य होतं की ते रयतेचे राजे होते, 18 पगड जातींना बरोबरीने घेऊन शिवाजी महाराजांनी जे कार्य केलं ते जेव्हा लोकांपर्यंत सांगितलं तेव्हा आम्हाला कळलं, मुस्लिम मावळे त्यांच्या सोबत होते, या ज्या गोष्टी आम्हाला कळल्या तेव्हा आज इथं दंगल होत नाही, आपण दंगल मुक्त महाराष्ट्र आहोत। किती प्रयत्न केला लोकांनी परंतु दंगल झाले। तकरीबन 3 घंटे तक चले इस खास प्रोग्राम में इस बात का भी अज़्म किया गया कि औरंगाबाद शहर को मंशियात की लानत से पाक किया जाएगा और इस मुहिम में सब मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर तमाम शुरका की शीर खोरमे और लवाजमात से खास खातिर तवाज़ो भी की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। अमरावती जिले के तिरुवनी संगम के करीब कैंप्स में उस वक्त हलचल मच गई जब कुछ लोगों ने एक नामालूम शख्स की लाश देखी। उस शख्स की शिनाख्त 35 साल रियाज कुरैशी अब्दुल हारून के तौर पर हुई है, जो एक करीबी गांव तेलगांव मोहना के रहने वाले बताए जाते हैं। बताया जाता है कि रियाज कुरैशी गांव पेस कमेटी का सदर था। मुश्तबा हालात में रियाज कुरैशी की लाश मिलने की इतला पर इतवाड़ा पुलिस मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस बेईमाना कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड भी जांच में जुटी हुई है। लाश को प्रितोड़वा पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रियाज कुरैशी के अहले खाना का कहना है कि रियाज कुरैशी को गुज़श्ता रात किसी का फोन आने पर वो घर से चला गया था, जो सुबह तक नहीं लौट आया, और घर वालों के इसकी मौत की खबर मिलने के बाद अब पुलिस हर पहलू से तफ्तीश में मसरूफ है। आखिर किसने इतनी बेरहमी के साथ उनका कत्ल कर दिया? पुलिस स्टेशन में हाजिर था तब एक फोनद्वारे पुलिस स्टेशन में माहिती मिली कि एक इसम तलेगांव मोहना त्रिवेणी संगम यहाँ पर मृत अवस्था में है। इस माहिती पर हम पुलिस थाना प्रभारी और मैं और पुलिस स्टाफ वहाँ पे गए। जाके देखा तो एक इसम जिसका नाम है एजाज बाबू शेख हारून, उम्र 35 साल, ये मृत अवस्था में था। हमने तुरंत फॉरेंसिक टीम, डॉग यूनिट, 2 शासकीय पंच बुलाए, घटनास्थल पंचनामा बनाया, इंक्वेस्ट पंचनामा किया और एविडेंस कलेक्ट किए और तुरंत बॉडी पोस्टमार्टम के लिए उप जिला रुग्णालय अचलपुर यहाँ पे रवाना कर दी। उसके बाद में मृतक के भाई नियाज बाबू शेख हारून, इन्होंने पुलिस थाना परतवाड़ा में आकर अज्ञात आरोपी और अज्ञात औजार से मेरे भाई को मारा है ऐसी तकरार दाखिल करी और पुलिस तपास पर चालू है। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।